कमरुद्दीन के पास में एक बहुत ही सुंदर बैलों की जोड़ी होती है। और किसानी का जो भी व्यक्ति काम करता है और वो पेशे से अगर किसान है तो लाजमी है कि उस बैलों की जोड़ी को देखने के बाद में आदमी लालायित हो जाता था। और वो बैलों की जोड़ी हर एक किसान को अपनी तरफ आकर्षित किया करती थी, और क्योंकि वो बड़ी ही मनमोहक जोड़ी थी। और उसी इलाके में एक बहुत खूंखार बदमाश रहता था, और जब उस बदमाश को भी इस सुंदर जोड़ी के बारे में पता चलता है तो वो अपने आदमियों को भेजता है और बैलों को लाने के लिए बोलता है। लेकिन जो बदमाश उसको लेने के लिए बैलों को लेने के लिए आते हैं, तो वो जब बैलों को ले जा रहे थे तभी उन बैलों का जो मालिक कमरुद्दीन होता है वो उसका विरोध करता है। तो विरोध करने के बाद में वो जो बदमाश लोग आते हैं वो ना ही बैल ले जाते हैं बल्कि कमरुद्दीन को भी साथ में ले जाते हैं। और ले जाने के बाद में वो जो बदमाश होता है वो कमरुद्दीन को एक पेड़ में बांध के और हज़ारों कोड़े मारता है। तब तक कोड़े मारता रहता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाता है। और बात कर रहा हूँ ऐसे एक खूंखार अपराधी की कि एक गांव में जन्मा हुआ व्यक्ति पहले तो अपराध की दुनिया में कदम रखता है बचपन से ही, और फिर उसका इतना जलजला हो जाता है, इतना रुतबा हो जाता है कि वो बाद में विधायक बन जाता है। मित्रों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मित्रों मेरे इस एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आत्मीयता के तौर पे आपको बहुत बहुत प्यार और आपकी स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है पलामू। और पलामू का असल में बात कर रहा हूँ मित्रों 1962 से इस कहानी की शुरुआत होती है। और विश्रामपुर एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ के जो तत्कालीन एसएचओ होते हैं दयाशंकर मिश्रा, वो एक लड़के से कहते हैं कि लड़के तू समझ क्यों नहीं रहा है, और आए दिन तेरे अपराध बढ़ रहे हैं और तरह तरह की तू घटनाओं को अंजाम दे रहा है, और तू क्यों नहीं समझ रहा है, अभी तेरी उम्र ही क्या है। इतनी बात सुनने के बाद में वो लड़का बहुत झल्ला जाता है। झल्लाने के बाद में कुछ अपशब्द कह देता है। अपशब्द कहने के बाद में जो वहाँ के तत्कालीन एसएचओ होते हैं दयाशंकर मिश्रा, वो उसको चाटा मार देते हैं। और चाटा मारने के बाद में वो लड़का दयाशंकर मिश्रा को बोलता है कि आपने चाटा तो मार दिया, लेकिन इसका अंजाम आप नहीं जा सकते हो कि आपने चाटा किसको मारा है। और ठीक उसके तकरीबन 2 या 3 दिन के बाद में जो तत्कालीन एसएचओ होते, सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनका कटा हुआ सर पुलिस की टीम को मिलता है और उनके सर को शरीर से कलम कर दिया जाता है। और उसके बाद में फिर वो जो अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है, दरअसल मित्रों मैं बात कर रहा हूँ जो बिहार राज्य का जो ज़िला पड़ता है पलामू, वहाँ की एक विधानसभा विश्रामपुर है और विश्रामपुर एक पुलिस स्टेशन भी पड़ता है। तो वहाँ का जो वो बदमाश लड़का था जो बाद में विधायक बना और जिसका नाम विनोद सिंह था। विनोद सिंह उस समय बहुत जाना माना एक चेहरा हुआ करता था, और आए दिन उसकी जो वारदातें थी हुआ करती थी। वो गांव की जिस लड़की को उसको सुंदर लगती थी, वो चाहे किसी की लड़की हो या बहू हो, उसको अगवा कर लेता था। अगवा करने के बाद में उसके साथ में बलात्कार करता था, रेप करता था, और 2-3 दिन के बाद में जब उसका मन भर जाता था तो फिर उसको छोड़ देता था। इसी तरह जिस गांव का ये रहने वाला था, इसका गांव मूलतः मल्हान पड़ता था, और मल्हान गांव की एक लड़की होती है मेघनी, उसको ये पकड़वा लेता है। और पकड़वाने के बाद में ये अपने घर पे उसके साथ में बलात्कार करता है, रेप करता है। और उसी मेघनी का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम नंदू होता है, 15 साल की उम्र उसकी होती तकरीबन। वो जब पूछता है कि हमारी बहन कहाँ, गाँव वालों से पूछता है, परिवार वालों से पूछता है, और फिर उसके बाद में कहता है मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा। और वो पुलिस स्टेशन जाने की बात कह ही रहा था कि इसके पहले ये खबर विनोद सिंह के पास पहुंच जाती है। और इतने में विनोद सिंह के आदमी आते हैं, उस नंदू नाम का जो लड़का होता है उसको पकड़ के नंदू के पास विनोद सिंह के पास ले जाते हैं। वहाँ पे ले जाने के बाद में वो विनोद सिंह कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि बिल्कुल चुप रहो, नहीं तो परिणाम इसका और बुरा होगा। और पुलिस चाहे वो पुलिस हो और चाहे गांव का कोई व्यक्ति हो, हमारा कुछ भी नहीं करता। वो इतना डर जाता है, डर के मारे ठीक वहाँ से वापस चला आता है अपने घर।
और उसके एक दिन बाद उसकी जो बहन मेघनी होती है वो भी आ जाती है। और फिर उसके साथ में जो गुजरा होता है वो रो रो के अपने गांव में अपने परिवार के लोगों से बताती है। और आए दिन इसका ये जो बलात्कार और रेप का ये इसके वाक़ये थे वो बढ़ रहे थे। और इसको देख के पुलिस भी हालांकि परेशान रहती थी, लेकिन शायद पुलिस इतना सक्रिय नहीं रह पा रही थी, क्योंकि ये 1962 के समय की बात है। तब इतना डेवलप भी नहीं था, इतना चाहे नेट की बात लो या आदमी इतना जागरूक भी नहीं था। और पलामू वगैरह ज़िला जो आते हैं, खासकर आदिवासी ज़िला है, वहाँ पे शिक्षा का स्तर भी बहुत लो रहा सदैव। तो तभी इन इलाकों में ऐसे अपराधियों का जन्म हुआ और वो फले फूले। और इसके बाद में उसी के गांव की रहने वाली एक लड़की होती है साहुनिया को पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद में वो अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है। तो उसके जो पिता होते हैं सहजू और गंजू, वो उसका विरोध करते हैं। तो विरोध करने के बाद में वो अपने आदमियों से सहजू गंजू को इतने कोड़े मरवाता है कि जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते तब तक उनको कोड़े मरवाता रहता है। और भरे समाज में, भरे गांव में वो जो साहुनिया नाम की जो लड़की होती है उसके साथ में बलात्कार करता है और उसको नग्न करके पूरे गांव में घुमाता है और फिर उसको छोड़ देता है। और ये सब करने के बाद में वहाँ के आदमियों के अंदर इतना दहशत पैदा हो जाती है, इतना वो भयभीत हो जाते हैं कि शायद उनके अंदर इतनी क्षमता भी नहीं बचती है कि उस आदमी का विरोध कर सकें और उसका मतलब कहीं शिकायत भी कर सकें। लेकिन एक दिन इसका जो गांव मलान होता है, ये मलान गांव से निकल रहा होता है, कहीं जा रहा होता है। और इतने में ये जो उसी के गांव के रहने वाले होते हैं फजल मियाँ और सहजू गंजू कमरुद्दीन, ये सब लोग प्लानिंग बनाते हैं और लोगों को गांव के इकट्ठा करते हैं। लेकिन इसके पहले ही वो कहावत एक है, घर का भेदी लंका ढाए, ये सब प्लानिंग बना ही रहे थे विनोद सिंह को मारने की। इतने में ही विनोद के पास में खबर पहुंच जाती है और वो त्वरित रूप में मतलब होशियार हो जाता है। और जो फजल मियाँ और सहजू गंजू और कमरुद्दीन ने अपने गांव वालों के मिल के साथ में एक घेरा बना लिया था, जिसमें इसको घेर लिया था और किसी न किसी तरह से उस दिन ये बच के भाग जाता है। और इसके बाद में फिर इसका जो इसकी प्रतिक्रियाएं थी वो बढ़ती रहीं। फिर इसके बाद में ये ज़मीन पे कब्जा करना इसने शुरू कर दिया। जो भी गरीब तबके के व्यक्ति होते थे और किसान होते थे, उनके ज़मीनों को धीरे धीरे कब्जाने लगा। और इसी के बाद में इसका अपराध लगातार बढ़ रहा था। और कुछ दिन के बाद में इसको पता चलता है कि वैशाली ज़िला के एक विधायक होते हैं बीरेंद्र सिंह महोबिया, उनकी किसी कारणवश मौत हो जाती है और उनके पास में एक हाथी होता है। तो ये सोचता है क्यों ना अब हाथी ख़रीद लिया जाए। और एक्चुअली जो हाथी था वो पागल हो चुका था और ये इसके अंदर एक मानसिकता ये बन चुकी थी कि आदमियों को कोड़ा वगैरह हम मरवाते हैं किसी बात को लेके, अब संभवतः वो हाथी खरीद लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। फिर उसके बाद में वो वहाँ जाता है और उस हाथी को खरीद लेता है। और उस हाथी के साथ में जो उसका महावत होता है, लल्ला नाम का व्यक्ति, वो भी साथ में आता है। और फिर इसके बाद में जब इसके अपराध बढ़ते गए, उसके बाद में जब इसके विरोध में कोई आदमी ज़ुबान खोलता था या पुलिस के पास में जाता था, तो ये उन आदमियों को पकड़वा के और जो इसके मकान के पास में एक अहाता होता था बड़ा, उसमें हाथी के पास छोड़वा देता था, जिससे हाथी कई लोगों को तो पैर रख के अपनी लात रख के उसको मार दिया। और कई लोगों तो अधमरा से भी बदतर उनकी ज़िंदगी हो गई। लेकिन फिर समय बीतता गया और धीरे धीरे समय आ जाता है 1980 में विश्रामपुर जो विधानसभा होती है वहाँ से चुनाव लड़ता है। लेकिन इसका जो गुजरा हुआ कल था उसमें ये इतना आतंक कर चुका था, इतना लोगों के अंदर इतनी दहशत पैदा कर चुका था कि जिससे कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ अपनी ज़ुबान नहीं खोलता था, इतना ये भयभीत कर चुका था। तो 1980 में ये विधानसभा का चुनाव लड़ता है विश्रामपुर से और चुनाव जीत जाता है। चुनाव जीतने के बाद में अब इसका आतंक जो था वो दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा था। आए दिन लड़कियों के रेप करना और जो नई नवेली जो लड़कियां शादी करके आती थी पलामू गांव में, उनको ये उसी दिन बुलवा लेता था, उठवा लेता था अपने घर में और 2 से 3-4 दिन तक ये रखता था, उनके साथ में रेप करता था, बलात्कार करता था। और जब इसका मन पूर्ण रूप से भर जाता था तो ये उसको छोड़ देता था। और इसकी ये प्रक्रिया जो थी ये लगातार चल ही रही थी। इसी बीच
एक वहाँ का पुलिस स्टेशन होता है पलामू का लतेहर। लतेहर में एक उस समय के आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे कुणाल किशोर। जो काफ़ी जानी मानी हस्ती हुई थी वो आईपीएस के तौर पे, और वो रांची से आ रहे होते हैं तो वो लतेहर थाने में वो जाते हैं। एक्चुअली उनका जो एक नज़रिया था, उनका जो एक रोटेशन था, वो कभी भी किसी भी पुलिस स्टेशन को चेक करते तो सादी वर्दी में जाते थे और एक बहुत आम आदमी बन के जाते थे, जिससे कि पुलिस विभाग का कोई आदमी पहचान ना सके। और उस लतेहर थाने में जाते हैं तो वहाँ पे ना ही जो एसएचओ होते हैं वो ही नहीं मिलते हैं, और ना ही पुलिस के जो और अधिकारी होते हैं वो कोई उनको नहीं मिलते। हाँ, हालांकि एक संतरी उनको मिलता है, और संतरी देखते ही उनको पहचान जाता है कि हमारे विभाग के ही एक पुलिस ऑफिसर हैं। उनको सल्यूट करता है। सल्यूट करने के बाद में जो अंदर का रूम होता है एसएचओ का, वहाँ पे जाके एक चेयर पे बैठ जाते हैं। इतने में वो देखते हैं कि एक बाहर से भागता हुआ आदमी आ रहा है, हांफता हुआ आदमी आ रहा है, और कह रहा है कहाँ मर गए सारे पुलिस वाले, कोई नहीं यहाँ दिख रहा है, सबको मौत खा गई, कहाँ मर गए। और वो जो पुलिस के कर्मचारी होते हैं उनको गाली देते हुए अंदर घुसा आ रहा था। और धीरे धीरे ये घुसते हुए अंदर पहुँच जाता है उस रूम में जहाँ पे वो आईपीएस जो अधिकारी होते हैं वहाँ के कुणाल किशोर बैठे होते हैं। तो कुणाल किशोर पूछते हैं कि आपका परिचय, तो बताता है कि आप हमारा परिचय नहीं जानते हो, मैं यहाँ का तत्कालीन विधायक विनोद सिंह हूँ, और हमारे बारे में शायद ही ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ का हो पलामू ज़िले का जो हमारे रुतबे से वाकिफ़ ना हो और हमारे रहमो करम से वाकिफ़ ना हो। कोई भी, चाहे वो पुलिस का सब इंस्पेक्टर क्यों ना हो, किस आदमी को पकड़ना, किसको अरेस्ट नहीं करना है, वो सब हमारी मर्ज़ी के अनुसार करते हैं। और हमारी एरिया में कोई भी राजनीति भी करता है तो हमारे पैसों से राजनीति करता है, और किसको कौन सा चुनाव लड़ना है और किसके साथ में कौन सा मुकदमा लिखा के उसको जेल भिजवा देना है, ये सारे हमारे आदेशों के अनुसार होता है। ऐसी बात सुनने के बाद में जो आईपीएस अधिकारी कुणाल किशोर होते पूछते हैं कि यहाँ किस लिए आया, तो कहता है कि मेरी गाड़ी आ रही थी और गाड़ी के आगे ट्रक एक फंस गया है रास्ते में, जिससे हमारी गाड़ी नहीं निकल पाई है और मैं इसको निकलवाना चाहता हूँ। तो ये सब बात सुनने के बाद में वो कुणाल किशोर जो कहते हैं कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, गाड़ी तो आपकी निकल जाएगी, लेकिन आप पे तकरीबन 80 मुकदमे आप पे हैं, और उसमें ना जाने कितने लूट घसोट और बलात्कार चोरी राहजनी के, ना जाने कितने तुमने गरीबों जो किसान हैं उनकी ज़मीनें हथिया ली हैं। ऐसी उससे बात कहते हैं। और तब तक जो लतेहर थाना के तत्कालीन एसएचओ होते हैं वो भी आ जाते हैं, और उनसे जो आईपीएस ये अधिकारी कुणाल किशोर होते हैं आदेश देते हैं कि इस आदमी को अरेस्ट करो, और बिना अरेस्ट करना इसको छोड़ना नहीं है। इतने में जो एसएचओ होती हैं उनकी घिघी सी बन जाती है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि इसको वो अरेस्ट कर सके, लेकिन अधिकारी का जो आदेश होता है वो आदेश ही होता है। बावजूद इसके वो बेहोश होकर उनको अरेस्ट करना पड़ा, और अरेस्ट करने के बाद में वो जो कुणाल किशोर आईपीएस होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। और उसके अगले दिन जो पलामू ज़िला है उसमें 20 सूत्री एक मीटिंग होनी थी, और जिसमें उस समय के मंत्री रमेश झा जिनको आना था, तो उसी की देखरेख में जो गेस्ट हाउस वहाँ का होता है उसकी देखरेख में जो आईपीएस से कुणाल किशोर होते हैं और जो पुलिस की सारी टीमें होती है, डीएम और ये सब लोग लगे होते हैं। और जहाँ पे हेलीपैड बना होता है वहाँ पे जब ये रमेश झा मंत्री होते हैं उनका जब हेलीकॉप्टर उतरता है आके, और हेलीपैड से जब वो ये गेस्ट हाउस के अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं तो देखते हैं क्या पीछे पीछे उसके ये जो विनोद सिंह होता है वो भी होता है। जब विनोद सिंह को देखते हैं तो जो आईपीएस अधिकारी कुणाल किशोर होते हैं उनकी मतलब बिल्कुल हवा से निकल जाती है, अचंभित हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति को मैं शाम को थाने में हवालात में बंद करवा के आया था और ये तो इनके साथ में घूम रहा है। ये सब देखने के बाद में भौचक्के रह जाते हैं और अपने उस एसएचओ से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने हमारी आदेश का पालन नहीं किया। फिर वो हालांकि वहाँ पे तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को ज़रूर सोचने लगते हैं कि जिस प्रकार से इसने अपना नाम बताया था शायद उसी प्रकार से इसका यहाँ पे जलवा कायम, इसका रुतबा कायम है। ये जो गुंडई होती है उसके क्षेत्र में, लेकिन वहाँ पे तो
ये कुछ नहीं बोलते हैं। जब ये अंदर जाता है मंत्री के साथ में, तो जो आईपीएस कुणाल किशोर होते हैं वो भी साथ में जाते हैं और रमेश झा से कहते हैं कि सर हमको इसको अरेस्ट करना है। इस पे तकरीबन 80 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, जिसमें बलात्कार, रेप, हत्याकांड और गरीब किसानों की ज़मीन इसने हथिया ली है। तो वो कहते हैं गिरफ़्तार आप कर लेना, लेकिन यहाँ पे अगर आप गिरफ़्तार करते हो तो मेरी बदनामी होगी। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ कि आप इसको गिरफ़्तार ना करो, इसको गिरफ़्तार कर लेना आप, लेकिन यहाँ नहीं, दूसरी जगह आप इसको गिरफ़्तार कर लेना। लेकिन वो जब इतनी बात कहते हैं तो जो आईपीएस अधिकारी होते हैं वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद में जो उनके एक बहुत चुनिंदा एक सब इंस्पेक्टर होते हैं जिनका नाम विनोद राम होता है, उनको फ़ोन करते हैं और वो भी अपनी टीम के साथ में आ जाते हैं। उस समय ये जो विनोद राम जो नाम है बहुत चर्चित नाम हुआ करता था। इन्होंने अपने उस पुलिस ड्यूटी के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने कई सारे माफियाओं का इनकाउंटर किया था, जो नामी गिरामी जो माफिया हुआ करते थे, जिनमें उस समय की सरकार, जो बिहार सरकार थी जिसने इनाम भी घोषित किया था, उनका इन्होंने इनकाउंटर किया था। और ये घेरा एक उस गेस्ट हाउस के पास में सारी जो पुलिस की टीम होती है वो एक घेराबंदी कर लेती है। जितने टाइम विनोद अंदर गेस्ट हाउस से निकलेगा उसको अरेस्ट कर लेना है। लेकिन जब मंत्री रमेश झा बाहर निकल रहे होते हैं तो उनसे पहले ये उनके आगे आगे आकर के और इनकी गाड़ी का गेट खोल के उसमें अंदर बैठ जाता है। अंदर जब ये बैठ जाता है तो जो आईपीएस अधिकारी होते हैं और जो विनोद राम जो सब इंस्पेक्टर होते हैं इसका विरोध करते हैं। मंत्री से कहते हैं कि सर इसको हमको अरेस्ट करना है, अगर हम अरेस्ट नहीं करते हैं तो सर आने वाले समय में और कई सारे आपराधिक षड्यंत्र रचे जाएंगे, ना जाने कितने लोगों का कत्ल होगा, ना जाने कितनी बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ होगा। तो इसके बाद में फिर वो जो मंत्री होते कहते हैं हम इसका विरोध नहीं करते हैं कि आप इसको गिरफ़्तार ना करो, गिरफ़्तार कर लेना, लेकिन अभी आपके पास टाइम है। और वो कार में बैठ के वो जहाँ पे हेलीपैड होता है, जहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर खड़ा होता है, उसकी ओर इनकी गाड़ी चल देती है। और गाड़ी जब वहाँ पे पहुँचती है तो मंत्री के ठीक उतरने के पहले ही जो विनोद सिंह होता है ये उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। और जब ये वाक़या देखते हैं जो आईपीएस कुणाल किशोर होते हैं, फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि शायद अब हमारे पास सोचने का मौका नहीं है। और जो उनका एक दिलेर सब इंस्पेक्टर विनोद राम होता है उसको आदेशित करते हैं और पुलिस के जो भी जवान होते हैं उनको आदेशित करते हैं और उसको पकड़ने के लिए कहते हैं। हालांकि वहाँ पे भी जो मंत्री रमेश झा होते हैं कहते हैं, लेकिन उनकी बातों को माना नहीं जाता है और इसको हेलीकॉप्टर के अंदर से खींच लिया जाता है और खींचने के बाद में इसको जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में डालने के बाद में ये कुछ दिनों के बाद में छूट जाता है, इसकी ज़मानत हो जाती है। और ज़मानत होने के बाद में फिर इसके जो अपराध थे वो दिन पर दिन बढ़ने लगते हैं। और बढ़ने के बाद में एक बार फिर जो विनोद राम जो सब इंस्पेक्टर होते हैं इनसे इसका सामना हो जाता है और ये उनको चैलेंज दे के जाता है कि याद नहीं है तुमको कि 1970 में मैंने एक मुंडी सब इंस्पेक्टर की काटी थी जिनका नाम दयाशंकर मिश्रा था, और अब की बार जेल से जब लौट के आऊँगा तो मैं 2 मुंडी और काटूँगा, जिसमें एक नाम होगा विनोद राम का और दूसरा नाम होगा जो आईपीएस अधिकारी कुणाल किशोर है। खैर इन बातों का उन पे कोई असर नहीं पड़ता और आईपीएस जो कुणाल किशोर होते हैं वो कहते हैं कि ऐसी माँ ने अभी वो शेर ऐसी वो संतान नहीं जनी जो कुणाल किशोर के प्राण ले ले, उनको गोली मार दे और कुणाल किशोर के गिरेबां तक उसका हाथ पहुंच सके। धीरे धीरे वाक़या आता है 1985 का। 1985 में चुनाव नज़दीक आ रहा था। फिर बिश्रामपुर विधानसभा में बिहार पूरे राज्य में चुनाव होता है और जो बिश्रामपुर विधानसभा होती है उससे चुनाव लड़ता है और इसके सामने चुनाव लड़ते हैं चंद्रशेखर दुबे। और चंद्रशेखर दुबे पहली बार ही चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद में इसका जो राजनीतिक जो इसकी पैठ थी और जो इसका राजनीतिक रुतबा था विनोद सिंह का वो धीरे धीरे घटने लगता है। और घटने के बाद में फिर इसने अपना राजनीतिक रसूख बनाने के लिए जो मेनका गांधी की पार्टी होती उससे भी ये कई बार जुड़ा। और उसके बाद में उस समय एक जाना माना नाम हुआ करता था विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1987 में पलामू ज़िले में एक मीटिंग होती है जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं और जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। उनके इर्द गिर्द भी ये काफ़ी रहा और उनके साथ में रहकर भी अपनी राजनीतिक पैठ बनाना चाहता था। लेकिन ये संभवतः
1985 के बाद में जब चुनाव हार जाता है तो उसके बाद में इसकी जो राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें पैठ होती है धीरे धीरे कम होने लगती है, और इसका धीरे धीरे जो रुतबा है वो फीका पड़ने लगता है, कम पड़ने लगता है। और 25 जून 1987 को ये डाल्टन एक शहर पड़ता है, पलामू के पास में एक सिटी पड़ती है। तो ये वाक़या है 25 जून 1987 को डाल्टन से ठीक 80 किलोमीटर की दूरी पे चंदवा पिडला नाम का गेस्ट हाउस होता है। ये कहीं से आ रहा होता है, वहाँ शाम हो जाती है तो ये विनोद सिंह उस गेस्ट हाउस में रुक जाता है। रुकने के बाद में वहाँ पे खाना वगैरह खाने पीने के बाद में लेट जाता है, और ये सदैव अपने पास एक रिवाल्वर रखता था। तो जिस कमरे में शाम को लेटा है खाना खाने के बाद में, तो उसी कमरे की एक खूंटी पे जो रिवाल्वर इसका होता है टांग देता है और ये सो जाता है। सोने के बाद में तकरीबन रात का 1 बजे का वाक़या होता है। 10 से 15 लोग बंदूकधारी होते हैं, वो आते हैं और इस गेस्ट हाउस में घुस जाते हैं, और घुसने के बाद में गोलियों की काफ़ी सारी आवाज़ें आती हैं, और आवाज़ें आने के बाद में फिर रात को ही देखा जाता है कि ये जो विनोद सिंह नाम का जो व्यक्ति होता है, इसके काला कर्मों की जो कुंडली होती है, काला अध्याय होता है, वो समाप्त हो चुका होता है। और तब तक अगली सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद में जब पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है कि ये जो विनोद सिंह होता है, इसको तकरीबन 12 से 20 गोलियाँ लगी होती हैं, और इसकी मौत तकरीबन रात के 1 बजे से सवा बजे के बीच में हो चुकी होती है। और उसके बाद में ये विनोद सिंह नाम का जो एक अपराधी था, दुर्दांत अपराधी था, जो सदैव ये मलान गांव का जो मूलतः रहने वाला होता था, अपने गांव की माँ बहनों की इज्जतों से खिलवाड़ करता था, रेप करता था, बलात्कार करता था और गरीब किसानों की ज़मीनें हड़प लिया करता था। उस काले अध्याय का अंत हो जाता है। और इसके बाद में पुलिस हालांकि मुकदमा दर्ज करती है, अज्ञात लोगों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन जिस स्तर पे इस हर एक मर्डर की पैरवी होती है, उसका पुलिस सीरियस और गंभीरता से जांच पड़ताल करती, उस प्रकार से इस विषय में जांच पड़ताल नहीं होती है। हालांकि बाद में सामने निकल के आया कि जिस गांव का रहने वाला होता है मल्हान का, उसी गांव के रहने वाले जो कुछ मुस्लिम समाज के व्यक्ति होते हैं, कुछ हिंदू समाज के व्यक्ति होते हैं, उन्हीं लोगों ने इसका मर्डर किया था, क्योंकि 80 तो मुकदमे इसमें पहले से ही कायम थे, और न जाने कितने 80 लोग तो इसकी डर की वजह से पुलिस के पास गए भी नहीं थे कि वो मुकदमा लिखा सके। और मित्रों, इस कहानी को हमने किताबों और नेट और मोबाइल से सर्च करके जितना कुछ हमने जानकारी जुटा सकी, वो जानकारी जुटा के हमने आपको सुनाई, और आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, रुचिकर लगी होगी। और मित्रों, इस वाक़या, इस घटनाक्रम को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा ये इरादा कतई नहीं है कि आपको ठेस पहुँचे, आपको कहीं पर से आप दुखी हो, आपको कष्ट हो। इस कहानी को सुनाने का मेन मकसद आप सभी को यही है कि आप सब लोग दूरदर्शी रहें, सजग रहें और दूरदर्शी बने, और कभी भी पाप और अपराध रूपी वो चाहे कर्म हो, चाहे व्यक्ति हो, ऐसे लोगों को कभी समाज में न फूलने फालने दें। और क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के समाज में फूलने फालने से ना जाने कितने माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ होता है, ना जाने कितने गरीब व्यक्ति सताए जाते हैं, मारे जाते हैं, जिनकी कोई सुनने वाला भी नहीं होता है मित्रों। और इस ब्लॉग में मित्रों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इससे ज़्यादा कहीं अच्छा और यूनिक दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। लव यू मित्रों। जय हिंद, जय भारत।